नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। ऊना में गोहत्या को लेकर दलितों की बर्बर पिटाई हुई। इस पिटाई पर गुजरात भर में जमकर बवाल हुआ। अब बनासकांठा में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और कहा जा रहा है, धमकी यह है कि 15,000 दलित बौद्ध धर्म अपना सकते हैं। इसी के कुछ और भी घटनाओं के साथ ही मामला जुड़ रहा है। मंदसौर में गोरक्षक दल ने 2 मुस्लिम महिलाओं को पीट डाला। उनके हाथ में भैंस का मांस था, लेकिन बिना जांच किए पुलिस ने उन्हें जेल में डाला और पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद लोगों ने उन महिलाओं को पीटा। ऐसी तमाम घटनाओं पर अब मोदी के मंत्री रामदास आठवले ने अपनी चिंता जगजाहिर की है। उन्होंने तमाम गोरक्षक दलों पर सवाल उठाए हैं। रामदास आठवले एनडीए के सहयोगी दल आरपीआई के अध्यक्ष हैं। दलित नेता के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी कैबिनेट में वो सामाजिक न्याय मंत्री हैं। आठवले ने मायावती पर भी जमकर वार किया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये यूपी चुनाव के लिए एनडीए की सोची समझी रणनीति है या फिर आठवले बीजेपी के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। करेंगे ऐसे ही सवालों पर बड़ी बहस, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। हम तो पूछेंगे में अगले 1 घंटे बड़ी बहस। गोरक्षा पर एनडीए में घमासान। ऐसा किसी को मारपीट करने का लाइसेंस नहीं दिया गया है। गो रक्षा करने वालों ने भी, मेरा उनको निवेदन है कि मानव की रक्षा भी करना तुम्हारा फर्ज है। गो रक्षा के नाम पर मानव पर हमले करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। एनडीए के सहयोगी आरपीआई के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले व्यग्र दलित नेता हैं, लिहाजा गुजरात का ऊना कांड उनके दिलो दिमाग को झकझोर रहा है। उन्होंने गोरक्षक बनाम मानव रक्षा की बहस शुरू कर दी। नरेंद्र मोदी जी ने देश की विकास की भूमिका रखी है, सबका साथ सबका विकास। इस मुद्दे को लेकर देश के सभी लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को और सरकार को सहयोग दे देना चाहिए, ना कि बीच बीच में इसी तरह की वारदात ना घटे। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार और बीजेपी अपने सहयोगी की बात को गंभीरता से लेगी? रामदास आठवले जी आशु कवि हैं, वो कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं और इसलिए उनके बोले हुए को मैं तो बहुत ज्यादा गंभीरता से मानता नहीं हूँ। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में केंद्रीय मंत्री आठवले ने यह भी कहा कि दलितों को बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने मायावती को नसीहत दी कि अगर वो असली अम्बेडकरवादी तो बौद्ध धर्म अपना ले। मायावती ने इसका जवाब भी दिया। वक्त आने पर मैं बौद्ध धर्म जरूर अपनाऊंगी, लेकिन देश के करोड़ों दलितों के साथ, तभी इस मामले में माननीय श्री कांशीराम जी की ये इच्छा पूरी हो सकती है। गोरक्षा बनाम मानव रक्षा और बौद्ध धर्म अपनाने की इन बहसों के बीच एक खबर गुजरात से भी है। गुजरात के बनासकांठा में दलित नेता ऐलान कर रहे हैं कि जल्द ही 15,000 दलित धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म अपना लेंगे। यहाँ 500 से ज्यादा दलितों ने धर्म परिवर्तन के फॉर्म भर दिए हैं। दलितों पर चल रही सियासत और गोरक्षकों के खौफ के बीच हम तो पूछेंगे, क्या गोरक्षा पर बयान देकर केंद्रीय मंत्री आठवले ने बीजेपी की मुसीबत बढ़ा दी है? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए एक बार फिर सुनिए आज का सवाल। क्या गोरक्षा पर बयान देकर केंद्रीय मंत्री आठवले ने बीजेपी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं? अगर आपका जवाब है हां, तो HTP_Y लिखिए। अगर आपको लगता है नहीं, तो HTP_N लिखिए और अपनी राय 51818 पर भेज दीजिए। ट्विटर पर आप अपनी राय #HTP और #गोरक्षा या मानव रक्षा इसके जरिए दे सकते हैं। IBN खबर के फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पर भी आप अपनी राय शेयर कर सकते हैं, जिसको लगातार इसी शो के अंदर हम दिखाते रहेंगे। इस मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी की ओर से सुधांशु मित्तल, बीएसपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं अखिलेश प्रताप सिंह, एलजीपी से हमारे साथ यहां स्टूडियो में है AK वाजपेयी, और हमारे साथ संघ विचारक राकेश सिन्हा है और दलित चिंतक प्रोफेसर बद्री नारायण यहां स्टूडियो में हमारे साथ हैं। सबसे पहले सुधींद्र भदौरिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। रामदास आठवले तो वो सब चीजें बोल रहे हैं, एक दो चीजें छोड़कर, जो आपको अच्छी लगनी चाहिए। आप इतने नाराज क्यों हैं? गाय की रक्षा करो, लेकिन इंसानों की हत्या क्यों की जा रही है? ये अगर कह रहे रामदास आठवले, तो क्या गलत कह रहे हैं? देखिए, रामदास आठवले ने अभी इनको ध्यान आ रहा है कि ये गौ रक्षक नहीं है,
मानव भक्षक हैं, वो तो कह रहे हैं कि मानव पर हमला कर रहे हैं, मानवता पर ही हमला कर रहे हैं। पर ये इनको उस समय ध्यान आया जब इन्होंने मोहन भागवत जी का झंडा उठा लिया, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में शामिल हो गए और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में रहते हुए उन मंत्रियों ने, ऐसे मंत्रियों ने चिट्ठी लिख के रोहित वेमुला जैसे व्यक्ति को अपनी जान देनी पड़ी, ऐसी परिस्थितियां पैदा की। इन्हीं के मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी ने इस तरह के शब्द लिखे जिससे पूरे देश को शर्मसार कर दिया कि इस देश में रामजादे हैं, बाकी कौन से जादे हैं। ये बीजेपी के लोगों को ही शोभा देता है ऐसी भाषा बोलना। इनके एक अन्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने तो ये तक कह दिया कि दलित की हत्या पर वो उसी तरह से कि हम बयान दे दें जैसे कुत्ते के ऊपर कोई पत्थर फेंका जाता है। उस समय रामदास अठावले कहां थे जब वहां पर महाराष्ट्र में एक दलित लड़की की बलात्कार करके वहां पर हाथ पैर काट कर खेत में फेंक दिए गए। बहन मायावती जी क्योंकि इन सारे सवालों को उठाती रही हैं और पुरजोर तरीके से उठाती रही हैं। और मैं एक चीज और कह दूं कि ये इस तरह के बयान देकर ये समाज को और देश के उन लोगों को जो मेहनत करते हैं, जो दलित हैं, जो शूद्र हैं, उनको बांटने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इनको ये नहीं मालूम है कि महात्मा फुले को बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, उनसे पहले वो हुए थे और उन्होंने धर्म परिवर्तन तो बेशक नहीं किया था, पर दलितों के लिए, शूद्रों के लिए, महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किया ये अद्वितीय काम है। और इसी तरह से मान्यवर काशीराम जी, बहन मायावती जी और मान्यवर काशीराम जी ने इस मिशन को बढ़ाने का काम किया है। रामदास अठावले मुझे नहीं मालूम ये किसी भी तरह से। जी हमारे साथ ही रहिए और भी मेहमान सुधांशु मित्तल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी अभी हम देख रहे थे आप ही के पार्टी के नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय, और वो ये कह रहे थे कि रामदास आठवले आशु कवि है, कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। अब दलितों की तरफ से, आपके एनडीए की तरफ से एक आवाज अगर उठ रही है और आपकी सरकार के अंदर, पार्टी के अंदर एक चेतना जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि दलितों की सुध लेने की जरूरत है, गोरक्षा के अभियान को सुधारने की जरूरत है, तो उनको आप इतना लाइटली ले रहे हैं? आकाश जी, पहले तो ये समझ लें कि जो अभी सुधेन जी ने बोला, घड़ियाली आंसू और ढोंग, इसका ये सबसे बड़ा प्रतिबिंब है। क्यों? 2 दिन से मैनपुरी जिले में यूपी के अंदर एक दलित दंपति की हत्या इसलिए कर दी जाती है कि 15 रुपए वो किसी को देने थे, वो दिए नहीं थे। मैं पूछना चाहता हूं, मायावती जी को बहुत दर्द है, सुधेन जी तो कहते हैं कि ये तो उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, आप लोग क्यों नहीं रोका? हमारे पार्टी के कार्यकर्ता वहां भाई मैं बोल, देखिए आप बीच में ना बोलिए, सुधेन जी थोड़ी तहजीब रखिए। सुधेन जी आप क्यों, आप में हिम्मत क्यों नहीं है? आप में सच्चे सुनने की हिम्मत क्यों नहीं है? आप में सच्चे सुनने की हिम्मत क्यों नहीं है? आप इतने डरपोक क्यों है कि दूसरे को बोलने दे जाते हैं? आपको कोई हक नहीं है। जब आपका मौका है आप मेरे को जो कहना करिएगा। आपको जिस समय आपका मौका है उस समय बोलिएगा। आप जब बोलते मैं नहीं बोलता। थोड़ा सभ्यता। सुधांशु जी आगे बढ़े। आपको उन्होंने इंटरजेक्शन में वो बात कही जो कहना चाहे। सुधांशु जी अपनी बात पूरी करें। आपको बुरा लग गया, मैं चुप बैठता हूं। नहीं, मैं वो इतना झूठ बोल रहे थे, वो अपने वक्तव्य में इतना झूठ बोल रहे थे, मैंने नहीं बीच में टोका। क्यों? मैं एक शिष्टाचार के साथ एक चर्चा करना चाहता हूं। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि गौ हत्या और मानव हत्या, अच्छा गौ हत्या और मानव हत्या परस्पर विरोधी कैसे हो गई भाई? ये दोनों चीजें परस्पर विरोधी कैसे हैं? अगर मानव हत्या रोकनी है तो गौ हत्या नहीं रोक सकते? क्यों नहीं रोक सकते? और गौ हत्या रोकनी है तो मानव हत्या क्यों नहीं रोक सकते और क्यों होगी? दोनों परस्पर विरोधी चीजें नहीं है। इसको जो घोंसलेबाजी में रंग दिया जा रहा है। सुधांशु जी मैं जानता हूं आप और बोलना चाहते हैं, लौटूंगा आपके पास, लेकिन आपने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया यहाँ पे। जी आप 30 सेकंड में और दे रहा हूं, आप बात पूरी करें। मेरा कहना है कि समरसता समाज में पैदा करनी है या फरेब करके, झूठ बोल के राजनीति करनी है आपको समाज को तोड़ने के लिए? मैं तो बहुत हैरान हूं, मैं बड़ा चिंतित भी हूं कि राजनीति के स्तरों की गिरावट कहां तक जाएगी भाई? एक कानून व्यवस्था में एक अपराध होता है, उस अपराध पे इस तरह की रोटियां सेकेंगे, इस तरह समाज को बांटेंगे
और गौ हत्या और मानव हत्या दोनों परस्पर विरोधी दिखाई जाएंगी। कैसे भाई विरोधी हैं एक दूसरे के? ठीक है सुधांशु जी हमारे साथ ही रहेगा। इसी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, अभी खुद सुधांशु जी ने एक बात उठाई है कि क्या गो हत्या और मानव हत्या परस्पर विरोधी होने चाहिए, लेकिन सारा झगड़ा क्या इसीलिए उठ रहा है क्योंकि ये परस्पर विरोधी जमीन पर होते हुए दिख रहे हैं? अखिलेश जी दिख रहे हैं, और ऐसा करने वालों को वर्तमान सत्ता जो दिल्ली में बैठी है और उनकी जो सत्ताएं प्रदेशों में, उनका संरक्षण है, वरना रुक जाता है। अब जहां जहां आपने गिनाया है वो बीजेपी की हुकूमतें हैं। ऐसा लोग प्रश्रय दे रहे हैं, ऐसा लोग बढ़ा चढ़ा के उस पर हिंसक हो रहे हैं, तो इसलिए सब चीजें हो रही हैं। और ये ऐसा नहीं कि ये बड़े गौ भक्त हैं, ये कोई भाजपा या संघ का आदमी कोई गौ भक्त नहीं है। इनके मंत्री बोल चुके हैं हम खाएंगे जिसको रोकना हो रोक ले। इनका महाराष्ट्र गोवा के मंत्रियों मुख्यमंत्रियों का बयान देखिए, कश्मीर में इनके विधायक प्रत्याशी का बयान देखिए, इनके आरएसएस के लोगों के बयान गौ पे, जर्सी गाय पे और गौ मांस के भोजन पे तमाम बयान भरे पड़े, हम गिनाना नहीं चाहते हैं। ये सिर्फ जिससे भावना भड़का करके लोगों को भावना से प्रभावित करके कुछ सिंपैथाइज वोट ले सकें, उसके लिए ये काम करते हैं। ये गौण वक्त है न राष्ट्र वक्त हैं, ये सिर्फ सत्ता के वक्त हैं। एक मिनट आपने बहुत सीधा हमला किया है, बहुत सीधा हमला किया है, इसलिए मुझे जवाब देना पड़ेगा सुधांशु जी से। सुधांशु जी दोहरे मापदंड हैं, आप न देशभक्त हैं न गो भक्त हैं। हम जो हैं वो हैं, लेकिन ढोंगी और ढकोसलेबाज नहीं है। 11 तारीख को जो है वहां पे 4 दलितों के साथ अपराध करा जाता है और 18 तारीख को बहस में राहुल गांधी जी संसद में सोते रह रहे हैं और 19 तारीख को जाके वहां पे उनके बीच में जाके अपना शक्ल दिखा के फोटो ऑप बना रहे हैं। इनकी तो ये आस्थाएं हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? जिन्होंने सिर्फ इन विषयों को उठा के हल्की राजनीति करनी है। हमारे राज्य की बात करी, जिन्होंने जघन्य अपराध करा उनकी गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई? किसी एक भाजपाई ने कहा कि जो इनके ऊपर दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ था वो सही था। सबने कहा चाहे गौ हत्या का मामला हो चाहे कुछ मामला हो, अगर कोई जना कानून अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अच्छा, क्या कहना चाहिए किसी और आदमी को? देखिए, गौ हत्या गलत है, गौ हत्या करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कोई आप बीच में ना बोलिए। मैं बीच में नहीं बोलता हूं, मैं बीच में नहीं बोलता। प्रश्न ये है कि अगर कानून में कोई उल्लंघन होगा तो कार्रवाई पुलिस करेगी। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका काम है, वो कार्रवाई अपनी करेंगी। कोई भी व्यक्ति अगर कानून अपने हाथ में लेगा तो हम जो है उसकी भर्त्सना करते हैं। इसमें विषय क्या है? इसमें हमें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। सोचिए अब तो बाबा, आप क्या कर रहे हैं? आप पार्लियामेंट में सोते हुए अपनी संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। अब अखिलेश जी को मौका दीजिए ताकि समाज को बांट सके। मुझे लगता है आकाश जी 2 बातें हैं जी। पहली बात, यदि किसी ने कोई गुनाह किया है, चाहे वो गौ हत्या का गुनाह है, तो ये कानून जो स्वयंभू रखवाले हैं आजकल नए बने हुए हैं आरएसएस बीजेपी के संरक्षण में, ये कहाँ के रखवाले? इनका काम तो है नहीं कि पकड़ के मारें, सड़क पे कोड़ा मारें, बैठा के क्या क्या करते रहते हैं जो आजकल दिखने लगा है। ये कौन है ये? दूसरी बात, आप गौ पे इतना प्यार दुलार दिखाते हो, दिखाओ, कोई बुरी बात नहीं, अच्छी चीज है, लेकिन आपके ही लोग डबल स्टैंडर्ड फिर क्यों रखते हैं? आपकी पार्टी में लोग उसी गौ मांस पे, गौ हत्या पे और उनके स्लॉटर हाउस पे, आप ही के यहाँ आपके मेंबर, आपके पदाधिकारी, आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं नहीं हम ये करेंगे, और आपके जो आरएसएस जो सबसे बड़ा आपका मदर इंस्टीट्यूशन है वो क्या कहता है? बाद में छापते हैं पांचजन में, फिर कहते हैं ये मेरा अधिकृत नहीं है, ऐसी है, किसी चीज से मुकर जाते हैं, बताते हैं। तो हम ये करें कि देखिए ये सिर्फ ये क्या दिखाता है? ये यही दिखाता है कि सिर्फ वोट के लिए गौ माता से प्यार है, सिर्फ सत्ता भक्ति है, गौ भक्ति कहीं नहीं है, लेस मात्र भी नहीं है। और ये एक जो सत्ता के सहारे जी मैं आपके पास आता हूं। अखिलेश जी, कानून राकेश सिन्हा जी भी हमारे साथ हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के खामोश होना उनका प्रश्रय देने का कारण है। अगर देश चाहे, सत्ता में बैठे लोग चाहें, उन्हीं के लोग हैं, वो सख्त कार्रवाई करके रोक सकते हैं, क्यों नहीं रोकते हैं? राकेश सिन्हा जी, सामाजिक न्याय मंत्री जो ताजा बने हैं,
वो साफ तौर पे ये बात कह रहे हैं कि ऊना में जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। क्या इस बात का एहसास संघ परिवार के अंदर भी है कि जिस तरह से गोरक्षा का अभियान किया गया, गोरक्षा का अभियान अच्छा है, ये खुद आठवले भी कह रहे हैं, लेकिन वो साथ ही कह रहे हैं कि जिस तरह से हुआ गलत हुआ। उनका संकेत यह है कि कानून हाथ में लेना गलत है और यहां ये सड़कों तक संदेश जाए, कार्यकर्ताओं तक संदेश जाए, ये जरूरी है। क्या इस बात का एहसास संघ परिवार के अंदर है? देखिए, आपके प्रश्न में ही एक त्रुटि है। प्रश्न की मान्यता यह है कि काम ऐसा करने वाले संघ परिवार के सदस्य हैं। मैं आपको बता दूं, संघ परिवार का कोई भी सदस्य, दूर दूर से संघ परिवार से रिश्ता रखने वाला सदस्य दलितों के ऊपर हाथ नहीं उठाएगा, उठने वाले हाथ को तोड़ देगा। मैं उसका एक कारण बता रहा हूं। आज यदि बाबा साहब अम्बेडकर होते तो उन्होंने जो सवाल 1930 के दशक में उठाया था, एक किताब लिखी थी, व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन फॉर अनटचेबल्स। आज वो सवाल प्रासंगिक है। आज बहुजन समाज पार्टी के नेता यहाँ विद्यमान है, कांग्रेस के नेता विद्यमान है, वो हमें जवाब दे दें कितने सालों में राज्य का क्या काम है, छोड़ दें। राज्य से बाहर सामाजिक राजनीतिक संगठन के नाते जमीन पर उन्होंने दलित और गैर दलित के गैर बराबरी को खत्म करने के लिए क्या किया है? मैं एक जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, रामदास आठवले सामाजिक न्याय मंत्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बस लौट रहा हूं आपके पास, चूंकि उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत साफ साफ समझ लेना चाहता हूं कि उन्होंने ये बयान अभी देना जरूरी क्यों समझा। आठवले साहब, सबसे पहले तो क्या आपको ऐसा लगता है सामाजिक न्याय मंत्री के तौर पे कि गोरक्षा का अभियान अच्छा है, लेकिन जिस तरह लोग कानून हाथ में ले रहे हैं ये गलत है? क्या यही कह रहे हैं आप? ऐसा है कि मुझे लगता है कि मतलब जिस तरह गो हत्या बंदी का कानून है, तो गाय की रक्षा करने का भी अधिकार मतलब ऐसे संगठन को है। लेकिन मुझे लगता है भाई कानून हाथ में लेने की जरूरी नहीं है। और मरे हुए गाय का चमड़ा निकालने वाले दलित नौजवानों पर हमला करना, उनकी पिटाई करना, ये बात अच्छी नहीं। उन्होंने कानून हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनको ऐसा लगता है तो उन्होंने पुलिस थाने में जाकर कंप्लेंट करनी चाहिए। मगर अगर ये मरीज गाय या बैल या जानवरों का अगर चमड़ा नहीं निकालेंगे तो मुझे लगता है कि ये पूरा प्रदूषण हो जाएगा गाँव में। और इसीलिए पूरा देख कर ऐसा कुछ करना चाहिए। शायद उनको ये लगा कि भाई उन्होंने गाय की हत्या की है, गाय की हत्या क्यों करे दलित समाज के लोग। इसीलिए मतलब मुझे लगता है कि गाय की रक्षा भी करो, लेकिन मानव की रक्षा कौन करेगा? मानव की रक्षा करने की कोशिश भी होनी चाहिए। और इसीलिए गो हत्या बंदी के कानून को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बात सही है। मतलब और किसी भी देश के कोने कोने में मतलब गाय की हत्या होती नहीं है, वो कानूनी है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो कुछ ऊना में हुआ ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन सरकार की तरफ से सरकार ने पुलिस अफसर को एक बात थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। लोग मतलब गुनहगार थे उनको अरेस्ट कर दिया है। ठीक, थोड़ा सा आपसे स्पष्ट तौर पे मैं चाहता हूं, क्योंकि आपने खुद ही कहा है कि ऊना में जो कुछ हुआ, गुजरात में जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, जो मंदसौर में हुआ गलत हुआ, जो अखलाक के साथ हुआ गलत हुआ। आपको लगता है ऐसा और नहीं होना चाहिए था? नहीं, ऐसा है कि दलित अत्याचार का इशू में बार बार बोल रहा हूँ कि दलित अत्याचार का इशू ये इशू होता है, सामाजिक न्याय का इशू होता है। इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए। सरकार कौन सी है? मतलब कांग्रेस की सरकार में भी अत्याचार हुए। अभी समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में 2 दलित समाज के लोगों की हत्या हो गई 15 रुपए के लिए। जगह जगह पर इसी तरह के अत्याचार होते हैं। बिहार में अत्याचार होते, यूपी में होते, महाराष्ट्र में होते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस के कार्यकाल में खैरलाल जी का हत्याकांड जो बहुत बड़ा पूरे देश भर में जिसकी चर्चा हुई, वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ था। लेकिन हम ऐसा तो नहीं बोलते कि भाई इसके लिए पार्टी जिम्मेदार है, लेकिन उसके लिए सरकार ने मतलब दलितों का प्रोटेक्शन कैसा करे उसके लिए योजना बनानी चाहिए। इसी तरह की घटना ना घटे इसके लिए सरकार की तरफ कोशिश होनी चाहिए। और गुजरात की सरकार जरूर मतलब ऊना के प्रकरण में संवेदनशील है और आनंदीबेन पटेल वहाँ जाकर आए, उन्होंने वो फैमिली को मदद भी की है। और जिन लोगों ने इसी तरह का गुनाह किया है वो चाहे किसी भी संगठन के हो, उनको अरेस्ट करने का काम, अंदर करने का काम सरकार ने किया है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसको पॉलिटिकलाइज नहीं करना चाहिए। रामदास आठवले जी, आपकी मेरे ख्याल से 2 दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात भी हुई है और आपसे ये समझना चाहता हूं कि बीजेपी ये कह रही है कि आप आशु कवि हैं। कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान है ये, आप आशु कवि हैं और कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। आप जो अभी बोल रहे हैं इसके पीछे सरकार का वजन है?
आप एक सामाजिक न्याय मंत्री के तौर पर बोल रहे हैं या फिर ये आपका निजी बयान है, आपकी अपनी सोच है? नहीं, ऐसा है कि मैं रिपब्लिकन पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ, रिपब्लिकन पार्टी का मैं अध्यक्ष भी हूँ, सामाजिक न्याय मंत्री भी हूँ, और सामाजिक न्याय मंत्री के हेतु पर भी मतलब एज ए सामाजिक न्याय मंत्री भी मैं बोल रहा हूँ, और रिपब्लिकन पार्टी का लीडर करके मैं बोल रहा हूँ कि समाज को जोड़ने का काम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया है। और जिस तरह आपने अभी बोला कि व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किताब लिखी है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की किताब बाबा साहब ने लिखी, और कास्टिज्म को खत्म करना चाहिए। ये कास्टिज्म का जो विष है उसको एक बार अपने को खत्म करना चाहिए, नष्ट करना चाहिए। तो ये नहीं हो पा रहा है। मतलब जो अत्याचार होने का कारण ये है कि अभी गोरक्षा वालों ने अत्याचार किया, मैनपुरी का अत्याचार अलग है, इंटर कास्ट लॉ के बाद बहुत जगह पर अत्याचार होता है। अभी स्वप्निल सोनावनी नाम के हमारे नई मुंबई में रहने वाले एक 15-16 साल के लड़के की हत्या अग्री समाज के लोगों ने की, इंटर कास्ट लॉ के कारण। तो ऐसी घटनाएं घट रही है, इसीलिए मुझे लगता है कि सभी लोगों ने एक साथ बैठकर, सभी पार्टियों ने एक साथ बैठकर, पार्टी छोटी है, जो बड़ा भाई है एनडीए के अंदर बीजेपी, उसकी तरफ से एक बड़े नेता कह रहे हैं कि आपकी बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, आप आशु कवि हैं, कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, बीजेपी ने भी इसका विरोध किया है। बीजेपी ने बहुत बार दलितों की इशू को सपोर्ट किया है। जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब ने हमारे हिंदू मिल का विषय हो, एक बाबा साहब की 125वीं जयंती मनाने का सब्जेक्ट हो, या 2 दिन का स्पेशल अधिवेशन लेना हो, लंदन के मकान में जाकर वहाँ लोकार्पण समारंभ करना हो, ऐसे कई इशू मतलब नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी दलितों के खिलाफ नहीं है, और दलितों ने भारी वोट मतलब नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व को पसंद करके महाराष्ट्र और सभी राज्यों में दे दिया। और इसीलिए आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस 80 सीट में से 73 सीट बीजेपी और अपना दल की अलायंस की आ गई। पर इस बार आएगी नहीं, यही सवाल है रामदास जी। एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं, इसके पहले की डिबेट को ओपन करूं, इस तरह का विवाद ना खड़ा हो, आप ही के अपने शब्द हैं, इस तरह का विवाद खड़ा ना हो, इसके लिए मोदी जी को स्पष्ट निर्देश देना चाहिए। क्या आप मोदी जी से मिलकर अपनी ये बात कह सके हैं अभी तक, या अभी तक आपने मोदी जी से ये बात नहीं कही है? मैं तो समझा नहीं, थोड़ा आवाज कम आ रही है। प्रधानमंत्री जी से मिलकर आपने अपनी ये चिंता व्यक्त की है दलित नेता के तौर पर भी, और सामाजिक न्याय की चूंकि आप मंत्री हैं, क्या आपने उनको ऐसी बात अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट की है कि आप स्पष्ट निर्देश दें ताकि इस तरह की चीजें ना हो? नहीं, प्रधानमंत्री जी को मैं मिला, और भी कुछ मेरे सब्जेक्ट थे, इस विषय पर भी चर्चा हुई, और प्रधानमंत्री जी दलितों को ताकत से सपोर्ट करने की उनकी भूमिका हमेशा रही है। जब एनडीए की सरकार थी तब अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर भी प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन देने के संबंध में चर्चा हुई, उन्होंने इस पर एक कमेटी भी नियुक्त कर दी थी। जो 5 हमारे ऑफिस मेमोरेंडम निकले थे जनता दल के टाइम पर, उसमें जो 3 ऑफिस मेमोरेंडम उनके टाइम पर मतलब वहाँ रद्द किए गए थे। तो इसी तरह मतलब कोई दलितों के विरोध में कोई भारतीय जनता पार्टी, इसी तरह का कांग्रेस का प्रचार बकवास प्रचार है, और बाबा साहब का संविधान बदलने का विषय नहीं आता है। बहुत बार कांग्रेस के लोग चर्चा करते हैं कि भाई बीजेपी बाबा साहब का संविधान बदलेगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी खुद लोकसभा में बोलते हैं कि भाई ये बाबा साहब के संविधान के कारण मैं प्रधानमंत्री बना हूँ, और ये संविधान मेरा धर्म ग्रंथ है, उसके मुताबिक मैं चलूंगा। इसी तरह का चर्चा करना ठीक बात नहीं है। मुझे लगता है बस सब लोगों ने मिलकर देश को चलाना है। अभी वक्त हमारा है, वक्त कभी कांग्रेस का भी वक्त था। आठवले जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि मायावती कोशिश कर रही है कि दलित वोट ले, साथ में ब्राह्मणों के वोट ले और चुनाव जीते। आप कह रहे हैं कि वो हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म क्यों नहीं अपनाती है? नहीं, मुझे लगता है भाई मायावती जी अम्बेडकराइट नेता है, ऐसा वो मानती है। वो हमेशा मनोवाद का विरोध करती है। अभी दलित अत्याचार के बारे में भी बहुत बड़ी बातें वो कर रही है, और हम सब लोग कर रहे हैं। हम सहमत है कि भाई दलित पर मतलब अभी 3-4 जगह पर अत्याचार हुई, अच्छी बात नहीं है। तो लेकिन मायावती अगर खुद को अम्बेडकराइट समझती है, तो मेरा निवेदन मायावती को ये है कि मायावती ने बुद्ध धम्म की दीक्षा लेनी चाहिए।
कांशीराम जी की इच्छा थी, कांशीराम जी मतलब बहुत जल्द बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाले थे, लेकिन वो बीमार हो गए, उसके बाद मतलब ऐसा नहीं हुआ। तो मायावती ने बुद्ध धर्म की दीक्षा लेनी चाहिए, बुद्ध होना चाहिए, उसमें क्या उनको वोट नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। मैं बुद्धिस्ट हूँ, मेरे पार्टी में ब्राह्मण है, मराठा है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सभी जाति के लोग मेरे पार्टी में हैं, आरपीआई में। तो बुद्ध होने से दूसरा वोट मिलता नहीं, ऐसा नहीं है। तो मायावती डर रही है कि भाई अगर वो मैं बुद्धिस्ट बनूंगी तो मुझे हिंदू समाज का वोट नहीं मिलेगा, हिंदू समाज का वोट नहीं मिलेगा तो मैं मुख्यमंत्री तो नहीं बनूंगी। तो इसी तरह की उनकी भावना होगी। लेकिन अगर वो सही अम्बेडकराइट है तो उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी चाहिए, बुद्ध होना चाहिए, ऐसा मेरा मायावती को निमंत्रण है। आठवले जी, आपके इस बड़े बयान से दो घायल हैं, एक तो सुधीन जी हैं और साथ ही साथ बीजेपी है। दोनों की मैं कमेंट लेना चाहूंगा। पहले सुधींद्र जी। देखिए, रामदास अठावले जी ने एक बात तो अच्छी कही कि उन्होंने इस बात को स्वीकारा, देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। इन्होंने रोहित वेमुला पर, इन्होंने साध्वी निरंजन ज्योति पर और जनरल वीके सिंह के बयानों पर तो मौन साधारण रखा, पर अब बोल रहे हैं चलिए देर आए दुरुस्त आए। पर मैं इनको ये कहना चाहता हूं, इससे पहले कि दूसरे लोगों को उपदेश दें, ये अगर वो मोहन भागवत जी का धर्म परिवर्तन करा देते और वो नरेंद्र मोदी जी का, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो दलित के बहुत प्रेमी हैं, सबसे ज्यादा इस देश में कोई अठावले जी के अनुसार कोई प्रेमी है दलित का तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो उनको अपने प्रधानमंत्री जी का धर्म परिवर्तन करा देते तो बेहतर होता। पर मैं इनको एक चीज जरूर कह दूं कि बाबा साहब ने प्रेरणा ली थी महात्मा फुले से। उन्होंने कोई एक सिंबॉलिक धर्म परिवर्तन नहीं किया, पर वो दलितों के और शूद्रों के और उन लोगों के जो सामाजिक तौर पर जंजीरों में जकड़े हुए थे, जितना बड़ा काम किया उतना ही बड़ा काम बाबा साहब ने भी किया। और मैं बता दूं कि मान्यवर काशीराम जो इस देश की आजादी के बाद बहन मायावती जी के साथ जिस मिशन को बढ़ाने का बड़ा काम इन दोनों लोगों ने किया, मैं माफ कीजिएगा अठावले जी, आपने ये इस तरह के, उन्होंने एक किताब लिखी है मान्यवर काशीराम जी ने, उन्होंने कहा दलित आंदोलन में चमचा युग होता है। इसमें उन्होंने कहा कि दलित को ही चुनकर बाबा साहब के खिलाफ लड़ाया, उनको हराने का काम किया। इस तरह से आज मौजूदा सरकार आपको इस्तेमाल कर बहन मायावती जी के सामने प्रस्तुत कर रही है। पर मैं आपको इतना विश्वास दिला दूं, बहन मायावती जी के साथ पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का दलित खड़ा है, देश की जनता खड़ी है, देश की महिलाएं खड़ी हैं। आप उस समय भी मौन रहे जब बहन मायावती जी के खिलाफ इतनी अभद्र भाषा प्रयोग की गई। ये बहुत अफसोस की बात थी। आपको उस समय भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी देनी चाहिए थी। ठीक है सुधीर जी, आपकी बात बिल्कुल साफ है। रामदास अठावले जी से पहले जवाब लूं, फिर मैं आता हूं बाकी मेहमानों के पास। अठावले जी। हाँ बोलिए। सुधीन भदौरिया कह रहे हैं कि आपका टाइमिंग जो है बहुत इंटरेस्टिंग है। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले आपको दलितों की याद आई, बहुत सारे मुद्दे उससे पहले हुए, तब आप कुछ नहीं बोले। हेलो जी आठवले जी। हेलो, भदौरिया जी का सवाल सीधा है कि आपका टाइमिंग जो है उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ा हुआ है। हाँ, तो वो कह रहे हैं इसके पहले इन मुद्दों पर आप बोले नहीं, अब क्यों बोल रहे हैं? भूमि है ये, वहां मायावती की ताकत। जी जी आप बोले। हेलो बोलो। हाँ, तो मतलब जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जरूर बहुजन समाज पार्टी है, बहन मायावती की ताकत जरूर है। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की भूमि रिपब्लिकन पार्टी की थी। उत्तर प्रदेश में जो हाथी सिंबल था वो रिपब्लिकन पार्टी का था। लेकिन बाद में कांशीराम जी साहब ने बहुजन समाज पार्टी 1984 में स्थापित की और उसके बाद दोनों ने अच्छा काम उधर किया। मायावती को मतलब बीजेपी के सपोर्ट से 3 बार मुख्यमंत्री होने का मौका मिला। चौथी बार वो अपने खुद के बलबूते पर भी वहां आई। हमें आनंद है कि भाई मायावती ने अपनी ताकत हमारे साथ ही रही, लेकिन हमारे साथ रही। मतलब प्रोफेसर बद्री नारायण आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। प्रोफेसर बद्री नारायण जी, मेरा सवाल ये है कि आपको जो अभी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आप आशु कवि हैं और कभी भी कुछ बोल सकते हैं, उन्होंने आपकी क्रेडिबिलिटी को ऐसे ही खत्म कर दी कि यानी आपकी बात का कोई मतलब नहीं है। तो एक पार्टी जिसमें आप मंत्री हैं उस सरकार में, उसी का एक बड़ा पदाधिकारी कहता है कि आपकी बात
एक तरह से आशु कवि की बात है, इसका कोई मतलब नहीं, कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो कैसे आप अपने को डिफेंड करते हैं? नहीं सुन आठवले जी, ये दलित क्या चिंतक मैं प्रोफेसर समझा नहीं बद्री क्या- नारायण क्या ये पूछ सवाल रहे हैं है? कि बीजेपी आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रही है कि आप इतना महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं लेकिन बीजेपी उसको सीरियसली नहीं ले रही है, गंभीरता से नहीं ले रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मतलब ऐसा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी को हमारा अलायंस नहीं है। एनडीए के टाइम पर बहुत सारी पार्टियों ने अलायंस किया था। जनता पार्टी में भी मतलब जनसंघ था, सभी समाजवादी पार्टी के विचारधारा के लोग थे, आप लोग जानते हैं कि। और मायावती जी भी, मैंने पहले बोला कि 3 बार मुख्यमंत्री बीजेपी के सपोर्ट से बनी थी, तो वैचारिक मतभेद सुधांशु होने के मित्तल जी भी बावजूद बोलना भी चाह हम रहे हैं। बीजेपी के साथ है। और उत्तर प्रदेश में हमारा कुछ ये भी नहीं उसका है। उत्तर नहीं दे सुधांशु रहे जी, हैं। एक मिनट। हाँ। सुधांशु मित्तल जी, मैं आपके पास हेलो। पहले आना चाह रहा हूं, इसलिए आना चाह रहा हूं कि क्या सरकार का वजन और बीजेपी का साथ आठवले जी के साथ में है इस मुद्दे के ऊपर, जब वो कह रहे हैं कि गोरक्षा लोगों की जान की कीमत पर नहीं होना चाहिए? क्या इस पर बीजेपी उनके साथ खड़ी है? आकाश जी, अभी आपने इतनी देर से रामदास जी का पूरा बयान सुना, ठीक, उसमें एक शब्द आपको लगा क्या जो कि विवादित हो सकता है या जिस पे मतभेद हो सकता है? स्पष्टता से बात कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा भी यही कह रही है। क्या कह रही है? कानून का उल्लंघन करने का हक किसी को भी नहीं है, कह रहे हैं ना हम लोग भी, ये भी यही कह रहे हैं। दलितों पे अत्याचार नहीं होना चाहिए, ये भी कह रहे हैं, भाजपा भी वही कह रही है, सरकार भी वही कहती है। इसमें परस्पर विरोधी चीजें क्या है भाई? राजनीति जो की रोटियां सेकना परस्पर तो मैं विरोधी है, समझ मैं उस सकता पर हूं। आता हूं। और वो सुधांशु अभी जी, सुधेंद्र जी का अपना दलितों बयान को सुना, मेरी सुनिए। तरह बौद्ध धर्म अपना लेना बताइए। चाहिए। आठवले जी की इस बात से सहमत हैं आप? मायावती ने अब तक बौद्ध धर्म क्यों नहीं अपनाया, आठवले जी पूछ रहे हैं, सहमत हैं आप? देखिए, मुझसे पूछ रहे हैं ये आप? मैं सुनिए ना, नहीं, सुधीर कोई जी, भी मुझसे व्यक्ति आपका ये किस धर्म में सुधीर जी, रहेगा? देखिए, सुधांशु ऐसा मित्तल जी है, बोल रहे हैं। आकाश जी, सुधांशु देखिए, मित्तल, फिर मैं आ रहा हूं अगर आपके आप- पास। सुधांशु जी, अच्छा, आकाश जी, स्पष्टता से बड़ी सीधी बात है। किस धर्म में कौन व्यक्ति रहेगा, ये उसका अपना जो है उत्तराधिकार है। कानून के हिसाब से और नैतिकता के हिसाब से सिर्फ यही है कि किसी का धर्म परिवर्तन ना दबाव में ना प्रलोभन में होना चाहिए, इतनी सी बात हम कहते हैं। हम लोगों ने कब कहा कि किसी को अपना धर्म परिवर्तन करने का, धर्म चुनने का हक नहीं? हमने नहीं, तो लेकिन कभी दलितों को क्या बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए, लेकिन हिंदू धर्म को कोई छोड़कर? प्रलोभन से, दबाव से, खौफ से। आठवले जी जब ये बोल ये रहे हैं और देखिए, जब बनासकांठा में किसी ये व्यक्ति धमकी को दी जा कौन रही सा है कि धर्म अपनाना 15,000 चाहिए? दलित धर्म परिवर्तन करके बौद्ध बन सकते हैं, बीजेपी साथ खड़ी है आठवले साहब के? ऐसा है आकाश जी, अठावले साहब ने धमकी दी है क्या ये 15,000 वाली? ये जिसको तो दलित राजनीति दे रहे करनी हो, गुजरात धर्म में, परिवर्तन की, बनासकांठा वो में। करता रहे ना। क्योंकि मायावती जी, सुनिए, जी 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 जी, ये अठावले जी दे रहे हैं क्या? गुजरात में मैंने आपसे कहा ना, यहां पे 2 दलितों की हत्या 15 रुपए, मात्र 15 रुपए के बकाया पे कर दी जाती है, और कोई चैनल उसको डिबेट नहीं कर रहा। कहीं पे वो चर्चा का है कि राहुल गांधी जी तो सो रहे हैं कहीं जाके, शायद किसी पार्टी वार्टी में गए होंगे। मायावती जी अभी एक तक मिनट, आप दूसरे तरीकों से हमले कर रहे हैं बाकी ऊपर। राकेश सिन्हा जी, राकेश सिन्हा जी, जो बाकी दल है वो एक बात कहते हैं। राकेश सिन्हा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ढकोसला आपको दिखा रहा हूं कि इस विषय पे ढकोसला देखिए आप। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास, लौटता हूं। एक बात ये कही जाती है, आपके विपक्षी खास तौर पे बोलते हैं कि आरएसएस की बेसिक फिलॉसफी में एक प्रॉब्लम है कि वहां पर ज्यादातर महत्वपूर्ण लोग ब्राह्मण हुए, इसीलिए दलितों को कैसे हिंदुओं के साथ जोड़ा जाए उसकी एक क्लियर फिलोसॉफिकल बेसिस आज तक नहीं है। और वही आपको नजर आती है जब गोरक्षा का अभियान सामने आता है, जिसमें कई लोग गुंडागर्दी करते हुए नजर आते हैं, कानून हाथ में लेते हुए नजर आते हैं। राकेश जी, जी जी, आप देखिए, जो लोग ये सवाल करते हैं, विपक्ष के लोग, जी। वो बता दें कि सीताराम येचुरी, प्रकाश कारात, राजेश्वर राव, पीसी जोशी, ये सीपीआई के सीपीएम के नेता, और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी दलित हैं क्या? सवाल वो नहीं उठता है। देखिए, 2 बातों को साफ तौर पे जान लेना चाहिए। जिस पुस्तक का मैंने जिक्र किया, जिसका अठावले जी ने बाद में जिक्र किया कि गांधी और अंबेडकर ने क्या किया, गांधी और कांग्रेस ने क्या किया, आज सवाल उठता है कि जमीन पर यदि कोई काम कर रहा है तो आरएसएस काम कर रहा है।
इसी का मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। विद्या भारती संघ के द्वारा संचालित स्कूल है, इसमें 3,53,146 शेड्यूल कास्ट बच्चे पढ़ रहे हैं, 11,703 शेड्यूल कास्ट टीचर्स पढ़ा रहे हैं। आज 1,30,000 प्रोजेक्ट्स स्लम बस्तियों में जहां प्रायः दलित लोग रह रहे हैं, और कम्युनिस्टों ने क्लास कास्ट का अंतर छोड़ दिया है। लेकिन मैं अभी मानता हूं क्लास भी एक रियलिटी होता है, मैं मार्क्सवादी नहीं हूं, लेकिन क्लास को पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं कर सकते। कम्युनिस्टों ने वोट बैंक की राजनीति में, वो भी जाति की राजनीति में लग गए। ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये सामंतवादी घटनाएं हैं, अभी भी सामंतवाद का प्रभाव भारतीय समाज में है, ये सामंती चरित्र का परिचय है। और कांग्रेस को मैं एक बात बता दूं, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी दोनों को, कि कांग्रेस पार्टी बाइनरी क्रिएट करने में विश्वास करती है, दलित और नॉन दलित। नहीं तो हरिजन सेवक संघ जो गांधी जी ने बनाया, उस पर तालाबंद जवाहरलाल नेहरू नहीं करते। हरिजन अखबार निकाला, जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री बनते और गांधी जी की हत्या होते, हरिजन अखबार पर ताला लग गया। अखिलेश जी, एक मिनट रुकिएगा। अखिलेश जी, आपके पास भी आता हूं, विरोधी है। लेकिन एक वाजपेयी हमारे साथ है, बहुजन समाज पार्टी सिर्फ वाजपेयी जी, आपसे जानना चाहता हूं कि आपके पार्टी में भी दलित नेता है वाजपेयी। मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं, मैं जानता हूं आप दोनों बोलना चाहते हैं, मैं लौट रहा हूं। वाजपेयी जी, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके पास अभी तक आ नहीं पाया हूं, गुजरात में जो घटना हुई, मंदसौर में हुई, कर्नाटक में हुई, उत्तर प्रदेश में अखलाक का जो पूरा मामला हुआ, इसको लेकर इस सरकार के साथ रहते हुए क्या एलजेपी को लगता है कि आपके मुद्दे सामने आ पा रहे हैं, दलितों के मुद्दे आ पा रहे हैं, जितने ध्यान से सरकार को सुनना चाहिए वो सुने जा रहे हैं? देखिए, जहां तक दलित लीडर का सवाल है या दलितों अट्रोसिटी का सवाल है, जहाँ बाबा साहब के बाद चौधरी बाबू जगजीवन राम जी हुए, उसके बाद पासवान जी हुए, अटावले साहब या मायावती तब पैदा भी नहीं हुए थे, तब से पासवान जी दलित की राजनीति कर रहे हैं। और जहाँ तक सवाल है इस सरकार का, इस सरकार ने पूरी तरीके से एजेंडा क्लियर है कि सबका साथ सबका विकास। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इस वक्त जो दलितों की घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, लेकिन इससे जिम्मेवारी से नहीं बचा जा क्या सकता। मीडिया ऐसा कर रहा है, आप ऐसा करें, या आपको लगता है कि कुछ चिंता के विषय तो हैं नहीं, जहां आप सरकार को चेताना चाहेंगे? चिंता के नहीं, बड़ा गंभीर विषय है जी। मीडिया आंख खोलने का काम कर रहा है, और उस आंख खोलने से इस सरकार को उसका कॉग्निजेंस लेके उसका जो काउ स्लॉटरिंग एक्ट है उसका इंप्लीमेंटेशन बड़ी गंभीरता से करना चाहिए। चाहे वो हरियाणा की बात है, चाहे बिहार की बात है, चाहे गुजरात की बात है, घटनाएं पूरे देश में हो रही हैं, लेकिन ये कैसे रुकेंगी? वो रूल ऑफ द लॉ प्रिवेल करेगा तभी रुकेंगी, खाली तो क्या राजनीति से रुकने वाली क्या नहीं आप है। ये कह रहे हैं कि इस पर राजनीति ना की जाए, कानून और व्यवस्था की स्थिति को अच्छे से संभालें, जो कानून जहां पर है कम से कम आज उसको लागू करें, तो लोग हाथ में कानून नहीं लेंगे, ये कह रहे हैं? ये बिल्कुल, जब तक कानून का राज नहीं होगा, कानून को सख्ती से लागू नहीं किया जाएगा, चाहे वो बिहार की बात है, चाहे गुजरात की बात है, चाहे हरियाणा की बात है, चाहे पंजाब की बात है, तब तक दलितों पर अत्याचार पिछले 500 साल से होते चले आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में कम हुए क्या? ये अभी 2 साल से मोदी जी की सरकार आई है। अभी आपके स्क्रीन पे दिखा कि सबसे ज्यादा केसेस जो रजिस्टर्ड हुए हैं वो इसी सरकार ने किए हैं। तो एग्जीक्यूशन को और टाइट करना है, डर जिससे पैदा हो ऐसे लोगों के दिल में, जिससे कि इस तरह की वारदातें रुके। और जहां तक दलित चिंतन का विषय है, पासवान जी पूरे हिंदुस्तान में दलितों के हर सवाल पर सबसे पहले खड़े होने वाले हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी दलित सेना 1977 से काम कर रही है। हम एक राज्य तक। ठीक है, आपकी बात हमने सुनी। अखिलेश जी, आपके पास आता हूं, पर पहले प्रोफेसर बद्री नारायण ये बताएं, क्या देश के लिए ये महत्वपूर्ण है, जैसा कि अभी अभी बोला गया, वाजपेयी जी ने ये कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी रखें, लोग कानून हाथ में ना ले पाए और राजनीति बंद हो, तो गोरक्षा का अभियान भी ठीक से चल सकता है और वो हाथ से भी नहीं निकलेगा? बिल्कुल, ये बात तो सही है, लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, गोरक्षा का ये पूरा अभियान है, ये अनायास नहीं चल रहा है, इसके पीछे एक बड़ी पॉलिटिक्स है और एक सांगठनिक इसका संबंध भी है। अच्छा, ये सारे, और उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा है? हाँ, उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। कैसे? और साथ साथ बता रहा हूं आपको, और साथ साथ संघ परिवार की जो पूरी राजनीति है, विश्व हिंदू परिवार का, विश्व हिंदू परिषद का, उसके साथ कहीं ना कहीं इनका रिश्ता है। आप रिसर्च करके देख लीजिए, खोज करके देख कैसे, आप बताएं। वैसे मैं बता रहा हूं कि अगर आप देख लें, ये सारे अनुसांगिक संगठन हैं विश्व हिंदू परिषद के, इनमें से कई इस पर रिसर्च भी हो चुके हैं, इस पर मैटर है, आप कहिएगा तो इस पे सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई अनायास हो रहा है। दूसरा क्या है कि इसमें एक सामंतवादी मूल्य समाज का, वो भी इसमें बड़ी नहीं, राकेश जी बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछ रहे हैं आपसे, अभी भी उन्होंने ये कहा कि एक स्पेसिफिक एग्जांपल दीजिए। नहीं, मैं पहले बता रहा हूं, पहले ये सुन लीजिए मेरी बात। जो दूसरी समस्या है वो ये है कि एक तरफ आप दलित को कहते हैं कि मुर्दा मवेशी फेंको,
दूसरी तरफ आप जब वो फेंकता है तो आप उसको मारते हैं कि तुम ये गाय का मांस वो कर रहे हो। तो ये डबली ऑप्रेस्ड है ये कम्युनिटी। तो इसको बचाने के, तो ये मैं जो कह रहा हूँ, जो राकेश जी कह रहे हैं, एक एग्जाम्पल 20 एग्जाम्पल हैं, 20 उदाहरण है, मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, इसी पर आते हैं, एक मिनट, इसी पर आते हैं हम आपसे, इसी पर आते हैं। उसके बाद सुधांशु में आ रहा हूं आपके पास। लेकिन राकेश जी पहले दलितों को जब कोई गाय मर गई तो वो उसकी खाल निकाल रहे थे, वो स्पेसिफिक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपने मांगा था, उसका जवाब दीजिए राकेश जी। और ऐसे में अगर उनकी पिटाई होगी तो उनका गुस्सा फिर स्वाभाविक है ना। आकाश जी मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। अरे आकाश जी मैं जवाब दे रहा हूं। अखिलेश जी आता हूं, बिल्कुल आता हूं। एक मिनट राकेश जी, पहले राकेश। गुजरात में पहली बार डिजिग्नेटेड कोर्ट बना। गुजरात में, अरे सुनिए अखिलेश जी, सुन लीजिए ना। अखिलेश जी आता हूं, सब एक साथ बोलेंगे तो कोई सुन नहीं पाएगा। राकेश जी पहले। गिरफ्तार कर लिए गए, क्या वो संघ परिवार के लोग थे? बद्री नारायण जी से मेरा अनुरोध है कि एकेडमिशियन के रूप में बोलना चाहिए, ना कि किसी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में षड्यंत्र सिद्धांत को सामने रखकर अपनी बात करनी चाहिए। गौरक्षा आंदोलन का इतिहास देख लीजिए, उसका वर्तमान देख लीजिए और भविष्य देख लीजिए, उसमें आपका सीधा गौरक्षा आंदोलन से क्या मतलब है? गौरक्षा तो मैं भी कर रहा हूँ। जो लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, वो लूपेंस हैं, क्रिमिनल्स हैं। नॉन ऑफिशियल संघ के साथ संबंध बहुत साफ है। एक घटना बताइए, भले ही मोहन भागवत कहते हैं कि हमारा संगठन नहीं है, जैसे पांचजन्य में छपे हुए लेखों को कह देते हैं। पांचजन्य को आरएसएस कहती है कि हमारा अखबार नहीं है, जबकि पांचजन्य पूरी तरह से उसका अखबार है। ये एक घटना नहीं, ये जो एक खास तरह का छद्म है ना, इस छद्म से बचना होगा राकेश जी, छद्म से बचना होगा। गोरक्षा आंदोलन का पूरा इतिहास देख लीजिए, उसका सीधा संबंध विश्व हिंदू परिषद से है। जहां अखिलेश जी अभी महत्वपूर्ण बात राकेश सिन्हा ने कही, दलितों पर जो हाथ उठेगा उसको हम तोड़ देंगे, कानून अपना रास्ता लेगा। अखिलेश जी सभी जवान सुन रहे, अखिलेश जी को पहले सुन ले प्लीज, मैं बाकी के पास आता हूँ। अखिलेश जी अरे रुकिए एक मिनट आकाश जी, एक सेकंड जी, आकाश जी मैं बता रहा हूँ जी। अखिलेश जी आकाश अरे खामोश रहिए, बता रहा हूँ, सुनिए अखिलेश जी बोल रहे हैं। भाई एक सेकंड रुकिए सुधीन जी रुकिए एक सेकंड भाई। ये जो आरएसएस के लोग हैं सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई काम नहीं करते। ये कहेंगे आज कि हम मनुस्मृति को नहीं स्वीकारते। एक मिनट रुकिए, मनुस्मृति पे पहले अपना स्टैंड क्लियर कर दें। एक मिनट रुकिए, बोलने दीजिए, मैंने आपको बोला नहीं था। अरे रुकिए, मैं आपको अरे भाई राकेश जी मेरे बात को सुन लीजिए, हिम्मत हो तो सुनो हमारी। अखिलेश जी बोले, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो पुस्तक लिखी थी उसका जवाब कांग्रेस आज तक नहीं दे पाई है। कांग्रेस ने दलितों के लिए क्या किया है, ये सवाल बाबा साहब अम्बेडकर ने 1930 के दशक में उठाया और 2016 में वो सवाल आपके सामने है। राहुल गांधी तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम भी नहीं सुने होंगे। सुनो, गोलवर करके ओवर करो, क्या सुन ले? उत्तर प्रदेश में दलितों की हालत आपने खराब की है। आप सामंती राजनीति के स्वयं प्रतिनिधि हैं, आप सामंती राजनीति के प्रतिनिधि हैं और संघ परिवार को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। हम स्कूल चलाते हैं, प्रोजेक्ट चलाते हैं सरकार से बिना मदद के। नैतिकता भी बता रहा हूँ आकाश जी, इनको म्यूट करो। अच्छा राकेश जी प्लीज, राकेश जी मैं आता हूँ आपके पास, पर पहले अखिलेश जी को 30 सेकंड दीजिए। अखिलेश जी प्लीज बोले, एक मिनट सबको मैं रोक रहा हूँ। अखिलेश जी प्लीज बोले। अखिलेश जी अभी मैं इनकी नैतिकता बता रहा हूँ। हाँ रुकिए, इनकी नैतिकता यही है कि पंचजन में ये लिखते हैं गौ हत्या पे। खामोश रहो, अरे खामोश रहो, बदतमीजी मत करो, खामोश रहो। पंचजन में कुछ लिखते हो और तुरंत खंडन करते हो। सुनो, आप चौकीदार की बात मत कीजिए, आप एक विमर्श करने की बात कीजिए। आप तो चौकीदार की भाषा बोल रहे हैं, सच्चाई सुनो, इंस्पेक्टर की भाषा बोल रहे हैं। सुनो, पांचजन में क्या लिखे थे, तारीख बताऊं? कांग्रेस एक साथ ना बोले कोई सुन नहीं पाएगा। राकेश जी 30 सेकंड बिना रुके, 30 सेकंड बिना रुके। अखिलेश जी और सुनिए, इनके मंत्री, एक सेकंड रुकिए, इनके मंत्री कबूलते हैं मैं गौ मांस खाऊंगा। ये कब मंत्री परिषद में रखते हैं? इनका मुख्यमंत्री कहता है, इनका केंद्रीय मंत्री कहता है, इनके नेता कहते हैं कि मैं गौ मांस खाता हूं, खाऊंगा, तुम्हें जो करना हो किसी को कर ले। एक मिनट इसका जवाब उदाहरण दे रहा हूँ, गिना के दे रहा हूँ उदाहरण, एक भगवान राम को नहीं करने वाली पार्टी को भारत में संस्कृति और नैतिकता की बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जो है
मैं गिना, अरे सुनो, मैं तो नैतिकता आपकी गिना रहा हूँ। अरे अखिलेश जी, थोड़ा होमवर्क करके आइए, अपनी पार्टी की विरासत देखिए, वर्तमान देखिए, भविष्य देखिए। बिना विरासत देखे, बिना वर्तमान देखे, बिना भविष्य देखे चिल्लाने से राजनीतिक दर्शन नहीं बनता है। फिर वही संपूर्णानंद जी को याद कीजिए, पुरुषोत्तम दास टंडन को याद कीजिए, के मुंशी को याद कीजिए। वो कांग्रेस नहीं है जो कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी का कांग्रेस था, जो शंकर राव देव का कांग्रेस था। ये सोनिया गांधी का कांग्रेस है जो कि देश को डिसइंटीग्रेट करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। के साथ ही अंग्रेजों के साथ ही दलित पे कहते हैं एक मिनट, अब मैं सबको रोक रहा हूँ। सुधांशु मित्तल बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सुधांशु जी, आप जवाब देना चाहेंगे अखिलेश जी का? बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान रिव्यू करने के लिए अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो पार्लियामेंट में बिल लाए थे। ये कहते हैं कि दलित का रिव्यू होगा, ये स्तर इनका है। अखिलेश जी ने कहा कि हमारे जवाब सुन लीजिए। मैं मांस खाऊंगा। अखिलेश जी, अरुणाचल प्रदेश के वो मंत्री है और अरुणाचल प्रदेश में क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, क्या विमर्श कर रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान का संविधान में संविधान में एक मिनट, अब मुझे म्यूट करना पड़ेगा, बाकी सबको बंद कीजिए, सिर्फ सुधांशु जी की आवाज आने दीजिए। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सुधांशु जी बोलेंगे कि हम लोगों क्या कितनी जो है, हमारे पास 27,000 गौ रक्षा के लिए 27,000 गौशालाएं चलाते हैं। 27,000, 3.5 लाख से ऊपर तो गायें हैं, उसमें 35 लाख से ऊपर गायें हैं। इन लोगों ने आज तक ना कभी गाय के लिए कुछ करा, ना कभी दलित शिक्षा के लिए करा, ना कभी किसी चीज सामाजिक के लिए करा, लेकिन सिर्फ राजनीति में से रोटियां सेकी हैं। मेरा कहना है समाज को बांटिए नहीं, समाज में समरसता लाइए, समाज की सेवा करिए। सेवा करनी नहीं, यहाँ पे हल्की राजनीति करनी है। जहां पे कानून व्यवस्था है उसमें आपने उसको एक सुधांशु जी थोड़ा सा टच ऑफ रियलिज्म यहाँ पे लाना पड़ेगा। एक मिनट रुकिएगा बद्रीनारायण जी, खाते जो है तुम लोग, यहाँ पे एक चीज जरूरी है। गोरक्षा का काम अच्छा है, आप भी कहते हैं, बहुत सारे दूसरे नेता भी कहते हैं, बाकी राजनीतिक दल भी कहते हैं, लेकिन अगर ये करते हुए कहीं गलती हो रही है तो उसको सुधारना, पहचानना, उसमें बदलाव करना, ये भी तो जरूरी है। बिल्कुल, देखिए गोरक्षा आंदोलन जहां से शुरू हुआ था प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के रामराज परिषद वगैरह के साथ, तो वो एक उसका एक लक्ष्य था। लेकिन पिछले दिनों क्या हुआ है कि जिस तरह से एक एग्रेसिव फैनेटिक हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पैदा हुई है, उसमें हर अच्छे इशू को ये लोग एक वायलेंट इशू में तब्दील कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में 50 से लेके 80 तक हर गांव में नारा मवेशी में आंदोलन चला। उस आंदोलन में दलितों ने कहा कि हम मुर्दा मवेशी नहीं फेंकेंगे, तो सब ऊंची जाति के लोगों ने और प्रभावशाली लोगों ने उन पर दमन किया कि तुम फेंको, और जब वो फेंकने लगे तो उनको आज मार रहे हो कि नहीं आप गाय के मांस वो कर रहे हो। तो ये जो एक डिरेलमेंट हुआ है गौरक्षा आंदोलन का, और उस डिरेलमेंट में बीजेपी की पॉलिटिक्स बहुत बड़ी जिम्मेवार है। जो नई पॉलिटिक्स है, संघ परिवार की नई पॉलिटिक्स, उसने एक ऐसा माहौल बना दिया है, एक ऐसा इन्वायरमेंट खड़ा कर दिया है कि जिसमें हर चीज वायलेंस में, ये लोग यूनिवर्सिटी कैंपसेस को एबीवीपी ने वायलेंट उसमें वो तब्दील कर दिया है। उधर गौरक्षा के पूरे सवाल को, ये मैं संघ के अनुसांगिक संगठन आज भी कह रहा हूं, कई सारे अनुसांगिक संगठन इसमें सक्रिय हैं, उन्होंने इसको एक वायलेंट टर्न दे दिया। ठीक है तो कहते हैं कि अगर आप विटामिन में वायलेंस देंगे, विटामिन देंगे तो समाज में वायलेंस ही बढ़ेगा और समरसता नहीं बढ़ेगी। सुधांशु जी, समरसता तभी बन सकती है, समरसता तभी बन सकती है जब आप दलित को दलित के रूप में मानो, जो कह रहे हैं मानव के रूप में माने, वोट बैंक न माने। आप भी वोट बैंक एक मिनट, सुधीन भदौरिया जी बहुत देर से इंतजार करें। सुधीन जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि गोरक्षा का अभियान तो चलना चाहिए, गोरक्षा का अभियान चलना चाहिए, लेकिन सही तरीके से चले? सुधीन जी और राकेश सिन्हा जी का, देखिए भारतीय जनता पार्टी का और राकेश सिन्हा जी का, क्योंकि बद्री नारायण जी ने पर्दाफाश कर दिया, और राकेश सिन्हा जी तो सबको सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, हमको भी बांट रहे हैं आज, कोई बात नहीं, हम तो ये सबको सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। मैं आपको देख रहा हूँ कि आप जो है, आपका बद्री नारायण जी ने बेनकाब कर दिया, आपको बद्री नारायण जी ने आपको बेनकाब कर
कर दिया है और आपका पता चल गया किस तरह से दलित उत्पीड़न आप कर रहे हैं, किस तरह की मानसिकता से आप प्रेरित हैं, आपका क्या अभियान है, क्या एजेंडा है। एक मिनट, हम एकेडमिक डिस्कशन में चले जाए उससे पहले साबित करते हैं सुधांशु मित्तल जी, आने वाले दिनों में क्या हम कोर्स करेक्शन बीजेपी के अंदर देखने वाले उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या आप आठवले जी जैसे नेताओं को महत्वपूर्ण बनाकर दलित चेहरा बनाकर सामने लाएंगे जो कि दलितों की बात भी पूरी तरह सुनेंगे और बीजेपी उनको साथ लेके चलेगी? क्या हम ये देखने वाले सुधांशु जी? आकाश जी, उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में दलित जो है भाजपा का समर्थक है? अच्छा। मैं पहले भी कहा सबसे ज्यादा दलित कार्यकर्ता भाजपा में, दलित विधायक भाजपा में, दलित मंत्री भाजपा में, दलित सांसद भाजपा में, और उसके कौन हितैषी बन रहे हैं ये सुरेंद्र जी, न 3 में न 13 में। एक आखिरी सुनिए, मैं कह रहा हूं, एक आखिरी बताता हूं बहसे, सुनिए आकाश जी सुनील जी सीधे बताइए ना, आठवले जी जैसे चेहरे और दिखने वाले क्या उत्तर प्रदेश चुनाव प्रचार में? आकाश जी एक शेर सुनिए। जी सुनाइए। अच्छा शेर सुने। आकाश जी एक बड़ा अच्छा शेर है इनमें। आकाश जी एक बड़ा अच्छा शेर है इनमें। जी सुधांशु जी। आकाश जी इनमें एक शेर बड़ा अच्छा है। जी कहे। बहसें फजूल थी ये खुला हाल देर में, अफसोस उम्र कट गई इन लफ्फाजों के फेर में। दलित वोट के लिए सारा झगड़ा है उत्तर प्रदेश में, ये वोट बेहद महत्वपूर्ण है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। दर्शकों की सुनना बहुत जरूरी है। आज हमने सवाल ये पूछा था कि सवाल आपके सामने आ रहा है, क्या गोरक्षा पर बयान देकर केंद्रीय मंत्री आठवले ने बीजेपी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं? और नतीजे अब आपके सामने। 46% दर्शक कह रहे हैं नहीं, 54% कह रहे हैं हाँ, आठवले साहब ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई हैं। ट्विटर का पोल, पारदर्शी पोल, वहां के नतीजे भी देख लीजिए। आठवले जी ने बीजेपी की समस्याएं बढ़ाई हैं, 39% दर्शकों का कहना है। और हम तो पूछेंगे कि 61% दर्शक जो ट्विटर पर जवाब दे रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं। तो बटा हुआ सा वर्डिक्ट है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में दलित वोट बैंक को लेकर यह झगड़ा बढ़ने ही वाला है। हाँ, कहीं कोर्स करेक्शन की जरूरत पड़ेगी, वो उनको समझने की जरूरत है और आने वाले दिनों में सभी देख रहे हैं कि यह कोर्स करेक्शन होता है या नहीं। वक्त अभी एक ब्रेक का, जल्दी लौट रहे हैं और खबरों के साथ।